हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी स्पेशल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इकोनॉमी के टर्म समझ लेते हैं ताकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण समझने में आसानी हो। तो दो टर्म होता है, एक होता है आपका करेंट प्राइस, एक होता है करेंट प्राइस और दूसरा क्या होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस क्या आता है। इसको हम लोग निकालते हैं बेस ईयर पे, इसको हम लोग किस पे निकालते हैं, बेस ईयर पे, और इसको किस पे निकालते हैं, करंट ईयर पे। इसको निकालते हैं करंट प्राइस को करंट ईयर पे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य दर। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्तमान मूल्य दर पे। और कांस्टेंट प्राइस को स्थिर मूल्य दर पे, स्थिर मूल्य दर पे। अब देखो बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर ऐसा ईयर होता है जिस ईयर में प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है और ना कोई नेचुरल डिजास्टर आया होता है, उसे क्या लेते हैं हम लोग, बेस ईयर मान लेते हैं। अभी बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12। अभी जो बेस ईयर चल रहा है 2011-12 चल रहा है। अब देखो कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मान लो कि बेस ईयर जब हमने माना है उस समय मार्केट वैल्यू 5 रुपये है, ठीक है। मैंने मान लिया है कि मार्केट वैल्यू 5 है उस समय। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 आया हुआ है, तो मान लो कि 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन हुआ। 1 लाख यूनिट हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन हुआ तो इनकम कितना हुआ। तो जब हम लोग बेस ईयर पे स्थिर मूल्य पे निकालेंगे, कांस्टेंट प्राइस पे, तो हम लोग बेस ईयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और बेस ईयर में मार्केट वैल्यू कितनी थी, 5 रुपये थी। तो इनकम कितना हो जाएगा, उस समय इनकम कितना हो गया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, या तो इनकम कितना हो जाएगा, 5 लाख हो गया। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जब इसी को करेंट ईयर पे निकाल लेंगे हम लोग, तो उस समय मार्केट वैल्यू मान लो कि 10 रुपये थी, ठीक है। इस समय करेंट ईयर में मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो यहाँ पे इनकम कितना हो जाएगा, तो आपका जो जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे और मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोडक्शन कितना माना है हमने यहाँ पे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10, ये यहाँ पे कितना हो गया, 10 लाख। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य पे जब हम लोगों ने इनकम निकाला था स्थिर मूल्य पे, कितना आया था, 5 लाख। और जब हमने निकाला था करंट ईयर पे वर्तमान मूल्य दर पे, तो कितना आया, 10 लाख। तो यहाँ से देखने से क्या लगा कि जो करंट ईयर पे निकाल रहे हैं उसमें इनकम ज़्यादा सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कौन सा मेथड सही है कैलकुलेट करना, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कांस्टेंट प्राइस बेटर होता है या करंट प्राइस बेटर होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस बेटर होता है। कांस्टेंट प्राइस बेटर होता है। स्थिर मूल्य दर पे निकालना क्या होता है, बेटर होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो देखो आप जो निकालते हो प्रोडक्शन इनकम जब निकालते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, क्वांटिटी से। क्वांटिटी इंटू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो ना। तो जब हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे निकालेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा, केवल क्वांटिटी पे। और जब हम लोग करंट प्राइस पे निकालेंगे तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। और मार्केट वैल्यू तो फिक्स नहीं होती है ना, मार्केट वैल्यू वेरी करती है। तो हर एक साल क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट वेरी करता है। तो हम लोग किसे बेस्ट मानते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे ही निकालना बेस्ट मानते हैं। ओके, कांस्टेंट प्राइस पे इसलिए हम लोग बेस्ट मानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो होता है अलग अलग वेरी करता है। सो कांस्टेंट क्या होता है आपका, बेटर होता है। क्योंकि बेस ईयर की मार्केट वैल्यू तो फिक्स होती है और बाकी सारे ईयर में क्या होता है, मार्केट वैल्यू वेरी करता है, इन्फ्लेशन रेट वेरी करता है। तो कौन सा बेस्ट है, कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करना बेस्ट होता है। और एक चीज़ याद कर लो, आपसे पूछता है प्राइस इंडेक्स निकालना। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद कर लो, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य दर पे, एट करेंट प्राइस डिवाइडेड अपॉन
नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर मैंने बताया क्या होता है, बेस ईयर प्राइस, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो ये हमारा क्या देता है, प्राइस इंडेक्स देता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया करंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, और कौन सा बेटर होता है, तो कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पे निकालना बेटर होता है। तो अब आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। सबसे पहले देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 19 फरवरी 2021 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तारकिशोर प्रसाद। वित्त मंत्री कौन है, तारकिशोर प्रसाद। किसने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो तारकिशोर प्रसाद ने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किस दिन को प्रस्तुत की, बीपीएससी से पूछ सकता है, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी याद करना है कि 19 फरवरी 2021 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट आते हैं, रिपोर्ट में स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइस पे जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिपोर्ट में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, 10.5%, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। देखो मैंने बताया था ना कांस्टेंट प्राइस पे निकालना बेस्ट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस पे ही दिया हुआ है। रिपोर्ट में कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, 10.5%, जो कि पूरे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य दर पर कितना है, 6,11,804 करोड़ रुपए। करेंट प्राइस रेट पे वर्तमान मूल्य दर पे 6,11,804 करोड़ रुपए, तथा वर्ष 2011-12 बेस ईयर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा बेस ईयर हो गया। ठीक है, 2011-12 के स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस रेट पे कितना है, 4,14,977 करोड़ रुपए था। अब देखो यहाँ पे आपका तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि इसका वर्तमान मूल्य दर पे क्या वर्तमान मूल्य दर क्या होता है और स्थिर मूल्य दर क्या होता है। तो वर्तमान मूल्य दर पे कितना था, जीएसडीपी 6,11,804 करोड़ रुपए, और कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य दर पे कितना है, 4,14,977 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, 5,62,710 करोड़, और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,77,276 करोड़ रुपए था। वर्तमान मूल्य दर पे कितना है, 5,62,710 करोड़ रुपए, और कांस्टेंट प्राइस पे 3,77,276 करोड़ रुपए था। अच्छा, निवल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ, तो हमने जो इसे पहले निकाला था जीएसडीपी, इसमें से जब हम लोग मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, हिंदी में बोलेंगे मूल्यह्रास और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है कांस्टेंट प्राइस पे, तो कांस्टेंट प्राइस पे आपका 3,77,276 करोड़ रुपए, और करेंट प्राइस पे कितना है, 5,62,710 करोड़ रुपए। तो आपको दोनों डाटा याद करना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। पहले क्या निकाला था हमने, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और जब हम इसमें से मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद नेट आता है हमारा, जब मूल्यह्रास घटा देते हैं तो इन दोनों को अलग अलग करके याद करना होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, 50,735, और 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य पर कितना है, 34,413 था। राज्य में जो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है करंट प्राइस पे वर्तमान मूल्य पे कितना है, 50,735,
और 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य पे कितना है 34,413 था। नेक्स्ट आते हैं 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आई है। आपसे पूछ सकता है कि कौन से हिस्से में फॉल हुआ है, गिरावट आई है, तो आपका क्या आंसर क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2019-20 में क्रमशः 19.5%, 20.3% और 60.2% था। तो सबसे ज़्यादा किस में था, तो टर्सरीय सेक्टर में। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है 60.2%। नेक्स्ट आते हैं प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 आंकड़ों के आधार पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं। तो एक पटना हो गया, सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं, पटना। दूसरे नंबर पे आपका बेगूसराय आता है और तीसरे नंबर पे मुंगेर। तो समृद्ध जिला पूछे तो सबसे पहले पटना, फिर आपका आ गया बेगूसराय और फिर मुंगेर। और सबसे गरीब जिले में तो एक तो हो गया किशनगंज, फिर आता है अररिया और फिर शिवहर। तो सबसे गरीब जिले में आपका हो गया किशनगंज, अररिया और शिवहर। और सबसे समृद्ध जिले में बेगूसराय, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। नेक्स्ट आते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था। वर्ष 2019-20 में सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.0% था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा ही। 2019-20 में जो सकल राजकोषीय घाटा था वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना था, 2% था। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,53,408 करोड़ रुपए तथा राजस्व प्राप्ति कितनी थी, 1,24,233 करोड़ रुपए थे। बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितनी थी, 1,53,408 करोड़ रुपए तथा राजस्व प्राप्ति कितनी थी, 1,24,233 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय 1,23,533 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय कितना था, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 20,080 करोड़ रुपए थे। राजस्व व्यय कितना था, 1,23,533 करोड़ रुपए और जो पूंजीगत व्यय ये कितना था आपका, तो 20,080 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आते हैं वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार के कुल व्यय में गत वर्ष के 1,43,613 करोड़ रुपए की अपेक्षा 7.1% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण क्या है, पूंजीगत व्यय में कमी है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। एक तो वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार के कुल व्यय में गत वर्ष के 1,43,613 करोड़ रुपए की अपेक्षा 7.1% की कमी आई है। एक तो ये डाटा याद करना है आपको, और जिसका कारण क्या है, तो पूंजीगत व्यय में कमी है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन गया। नेक्स्ट आते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल राजस्व व्यय वर्ष 2018-19 के 24.2% से घटकर वर्ष 2019-20 में कितना रह गया, 20.2%। आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो कुल राजस्व व्यय वर्ष 2018-19 में कितना था, 24.2%, जो कि 2019-20 में कितना हो गया, घट के 20.2% रह गया। तो ये 2 डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राज्य सरकार की उधारी 2018-19 के 3.6% से बढ़कर 2019-20 में कितनी हो गई, 4.8%। देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। GSDP के प्रतिशत में राज्य सरकार की उधारी 2018-19 में कितनी थी, 3.6% और 2019-20 में कितना हो गया है, 4.8%। ये डाटा आपको याद रखना है। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.9% था, जबकि लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.0% था।
2019-20 में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी कितनी थी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, तो 30.9%, जबकि लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना था 24.0%। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण 2019-20 में 1,90,899 करोड़ रुपये था, जिसका 77.6% लोक ऋण था। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बीपीएससी पूछ सकता है कि बिहार में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण कितना है 2019-20 में, तो 1,90,899 करोड़ रुपये, जो कि जिसका 77.6% क्या था, लोक ऋण था। तो ये तो था हमारा पार्ट 1 इकोनॉमिक सर्वे का। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।